मॉर्निंग। ब्रेन के आज लास्ट भाग पे हम बात करेंगे सेरेब्रम पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ब्रेन का। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन का अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं सेरेब्रम। इससे पहले हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम जो है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे जो सब पार्ट में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, हमारा सेरेब्रम है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को करता है। तो इनमें जो है क्या क्या काम करता है हम वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा हम एक ये डायग्राम देख लेते हैं कि जो हमारा सेरेब्रम है, सेरेब्रम के दो भाग हम मुख्य रूप से देखते हैं। एक भाग जो सेरेबल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, और दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस वाला जो भाग है, इसको अगर आप टेक्निकल तरीके से समझना चाहें तो इसको जो है हार्ड डिस्क की तरह, जिस तरीके से हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, उसी तरीके से ये हमारे ब्रेन में हार्ड डिस्क का काम करता है। हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है कि जितनी भी मेमोरीज, यानी कि हम जो चीज़ अभी कर रहे हैं वो स्टोरेज हो जाती है, अगले 10 साल तक हमें वो चीज़ याद रहती है। तो स्टोरेज का जो काम करता है वो हमारा हिपोकैम्पस वाला भाग करता है। सेरेब्रम का जो पश्च भाग है वो कौन सा है, हिपोकैम्पस है। और हिपोकैम्पस जो है मेमोरी स्टोरेज का कार्य करता है। इसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसका दूसरा जो आगे का भाग है, ये भी 4 लूप्स में विभाजित होता है। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल, ये 4 पार्ट हैं ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के प्रत्येक भाग में, यानी कि फ्रंटल में अलग कार्य, टेम्पोरल में अलग कार्य, ऑक्सीपिटल में अलग अलग कार्य, और उसके बाद ये संयुक्त रूप से जो है एक फंक्शन हमारी बॉडी से करवाता है। तो वैसे इनको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या इतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे जो है बात करते हैं सेरेब्रम में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सिर्फ इसमें हमें समझना ये है कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रेन का या सेरेब्रम का कौन सा भाग है जो मेमोरीज को स्टोरेज करता है, तो वो हिपोकैम्पस है। इसके अलावा जितनी भी इनकी फंक्शनिंग होती है, ये सारी क्या होती है, संयुक्त रूप से होती है। तो उनमें हम देखते हैं कौन कौन सी। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, यानी कि सेरेब्रम, जो सबसे मुख्य काम इसका है वो हमारा इंटेलिजेंस है। हमारा इंटेलिजेंस, यानी कि आपने देखा होगा अलग अलग लोगों की जो इंटेलिजेंस लेवल होता है अलग अलग होता है। कुछ हालांकि प्रैक्टिस डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में आप देखोगे कि उनका जो IQ लेवल है बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो इंटेलिजेंस लेवल है वो भी डिपेंड करता है हमारे किस पे, सेरेब्रम पे। दूसरा मेमोरी, जैसे कि हमने बात करा कि मेमोरीज जो कि हम को कोई यादें जो हमारे ब्रेन में स्टोरेज रह जाती हैं, वो सारी किस पे डिपेंड करती हैं, हमारे सेरेब्रल पे। तीसरा हमारे जो इमोशंस हैं, बैड और गुड, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें खराब लगती हैं, तो ये भी जो रेगुलेट होती हैं ये होती है हमारे सेरेब्रम से। इसके अलावा वह जो इमेजिनेशन, यानी कि जो कल्पनाएं हम करते हैं, जो अच्छी या बुरी जो भी कल्पनाएं हम कर पाते हैं जीवन में, ये सारी जो है हमारे सेरेब्रम से होती हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, जो क्रिएटिविटी, अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ या मैंने इससे पहले पढ़ा, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हुई ये कहाँ से संचालित होती हैं, हमारे सेरेब्रम से। इसके अलावा हमारी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी का मतलब होता है हमारे विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों का एक संयुक्त रूप, जो समाज हमें देखता है जिस के तरीके से, वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी भी जो है डिपेंड करती है कहाँ से, हमारे सेरेब्रम से। हमारा सेरेब्रम जो है किस तरीके से ट्रेंड हुआ है और किस तरीके से जीन के रूप में हमको मिला है, किस तरीके से सोसाइटी ने हमको दिया है, उस तरीके की पर्सनैलिटी हमारी बनती है। इसके अलावा जो है हमारे ब्रेन में ये मुख्य कार्य यही हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, मेमोरी हो गया, इमोशंस हो गए, इमेजिनेशन हो गया, क्रिएटिविटी होगी, पर्सनैलिटी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमने ब्रेन का जितना भी कार्य पढ़ा है, जितने भी हमने इससे पहले ब्रेन का, अब ब्रेन के बाकी हिस्सों की जो फंक्शनिंग पढ़ी है, वो सारी फंक्शनिंग के में भी सबसे ज़्यादा जो फंक्शनिंग है और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो कि करंट जो फंक्शन हम कर रहे हैं, वो सारे रेगुलेट होते हैं हमारे कहाँ से, सेरेब्रम से। अब हम बात करते हैं, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, अब हम बात करते हैं योग में, कि योग में कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हम करेंगे, योग में किस तरीके की प्रैक्टिस हम करें कि हमारा जो सेरेब्रम है वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो। तो सेरेब्रम को जो सेरेब्रम की जो फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस करें, अब हम उन प्रैक्टिस पे बात करते हैं। तो योग
में जो है पहला, अगर हम बात करें पहली प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिस हमारी होगी मौन की। मौन का मतलब होता है साइलेंट। आप जितना साइलेंट होंगे उतना आप जो आपकी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ेगी, और जितनी आप जो है इमेजिनेशन करोगे, जितनी ज़्यादा आप कल्पनाएं करोगे। आप सोचो कि ध्यान के प्रोसेस में हम करते क्या हैं, ध्यान के प्रोसेस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं, एक इमेज बनाते हैं किसी, चाहे वो गॉड हो या कोई भी चीज़ है, उसकी हम क्या करते हैं, एक इमेज बनाते हैं, और उस इमेज में जो है एकत्व यानी कि उसमें मिल जाने की हम एक कल्पना करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है मौन या साइलेंस। सेकंड फैक्ट जो है, सेकंड प्रैक्टिस जो है वो पुनरावृत्ति की है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। जब हम लगातार कुछ चीज़ों को रिपीट करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है हमारे ब्रेन में स्थायी रूप से जो है अपनी जगह बना लेते हैं। वो इमेज या वो कोई भी जो क्रियाकलाप है, जब हम उनको लगातार रिपीट करते हैं तो उस रिपीटेशन के कारण क्या है, हमारे जो हार्ड डिस्क है यानी कि हमारा जो हिपोकैम्पस है, उसमें वो इमेज जो है स्थायी रूप से स्टोर हो जाती है। तो पुनरावृत्ति हो गया। जिस तरीके से मंत्र है, ये मंत्रों को क्या करते हैं, हम बार बार रिपीटेशन करते हैं। लगातार हम गायत्री मंत्र या कोई सभी मंत्र हम क्या करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने से क्या होता है, वो स्थायी रूप से हमारे ब्रेन में छप जाता है। तो पुनरावृत्ति हो गया, मौन हो गया। तीसरा अभ्यास। अभ्यास जो कि पुनरावृत्ति की तरह है। जो भी लक्ष्य आपको पाने हैं उनके लिए आपको लगातार अभ्यास करने होंगे। लगातार आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से जो है आपको वो चीज़ स्थायी रूप से आपकी मेमोरी में क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। अभ्यास है। स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं द्वारा किया जाने वाला अध्ययन, यानी कि किसी भी स्टडी को जिसको आप फोकस करना चाह रहे हैं उसमें जो है आपको लगातार अध्ययन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा आपकी जो संगति है, योग में बहुत ज़्यादा मायने इस चीज़ के हैं कि आप जिस संगति में रहेंगे, जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, वो लगातार आप कभी भी सोचना कि आप जिस तरीके के लोगों के बीच में रहते हो तो उसी तरीके की बात होती है। अगर आप संतों के बीच में, तो ईश्वर की बातें होंगी। आप उसके बाद जब उन संतों से अलग आओगे या एकांत में रहोगे तो आपके अंदर वही बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, और वही बातें जो है स्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी। और अब अगर आप किसी दूसरे दुष्ट लोगों के साथ में हो तो उनसे जो बातें आपके साथ होंगी, तो आप जब एकांत में आएंगे तो आपको वही बातें क्या होंगी, रिपीट होती जाएंगी दिमाग में। तो आपकी जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनैलिटी है, उसी तरीके से बनने लगती है। तो इसमें जो है एक संगति। दूसरा माहौल। माहौल के आपके चारों तरफ का माहौल किस तरीके, अगर हिंसक माहौल है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो है हिंसा उत्पन्न होने लगती है। अगर अच्छा माहौल है, सात्विक माहौल है, तो आपके अंदर भी जो है सात्विक प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं। इसके अलावा खान पान है। आप जिस तरीके से खान पान लेते हैं, आप जो भी खाना खाते हैं, उस तरीके की मनोवृत्ति आपकी होने लगती है। अगर आप तीखा खाना खाते हैं तो आपके अंदर जो है तेजी या जो सिक्रीशंस हैं उनकी अधिकता हो जाती है, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है बॉडी या आपकी पर्सनैलिटी जो है विकृत होने लगती है। खान पान है। इसके अलावा अब योग की कौन कौन सी प्रैक्टिस, उनमें जैसे प्राणायाम है। प्राणायाम पे मैंने पहले भी जो है इस पर पूरा एक डिटेल में बात कर चुका हूँ कि प्राणायाम क्या है, एक कॉन्शियस ब्रीथ है। जबकि जो नॉर्मल ब्रीथ हम करते हैं वो एक टाइप की क्या है, वो जो जैसे हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं वो कहाँ से रेगुलेट होता है, हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा से। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो कॉन्शियस ब्रीथ है, यानी कि हम ध्यान दे रहे हैं अपनी सांसों पे, तो ये रेगुलेट होता हमारा किससे, सेरेबेलम से। तो ध्यान दीजिए, जो नॉर्मल ब्रीथ है, नॉर्मल ब्रीथ रेगुलेट होती है हमारी मेडुला ऑब्लिंगेटा से। जबकि जो प्राणायाम वाली जो ब्रीथ है, यानी जो कॉन्शियस ब्रीथ हम करते हैं, वो कहाँ से रेगुलेट होती है, वो रेगुलेट होती है हमारे कहाँ से, सेरेब्रम से। तो सेरेब्रम से जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना सेरेब्रम क्या करेगी, सेरेब्रम प्रैक्टिस में आएगा। अब प्रैक्टिस में आएगा तो उसका जो डेवलपमेंट या वो ज़्यादा विकसित होगा। और प्राणायाम के बाद आसन है। आसनास, इनमें हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो करते ही, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल, ये सारी तो हम करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा सेरेब्रम इफेक्टेड होता है। इसके अलावा जितने भी बैलेंसिंग आसन है, बैलेंसिंग आसनास में जैसे वृक्षासन हो गया। वृक्षासन के लगातार अभ्यास से जो है, क्योंकि आप फोकस करते हो अपने पूंछ को, तो जब आप फोकस करते हो तो ये फोकस कहाँ से होता है, आपके सेरेब्रम से। और जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी, सेरेब्रम उतना ज़्यादा जो है स्ट्रांग होएगा। वृक्षासन है, ताड़ासन है, गरुड़ासन है, ये तीन तो कॉमन आसन है। इसके अलावा जितने भी बैलेंसिंग आसन आप करते हैं, जितने भी बैलेंसिंग आसन आप करते हैं, शीर्षासन हो गया, ये जितने भी आसन आप बैलेंसिंग करते हैं, इनसे इनका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है आपके सेरेब्रम से होता है। और जितनी देर आप अपने आप को बैलेंस रख पाते हो उतना ही जो है आपका सेरेब्रम विकसित होता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती, आपकी विल पावर बढ़ती है। तो ये जो बैलेंसिंग आसनास हैं और प्राणायाम है, ये दो
चीज़ें जो है डायरेक्ट आपके सेरेब्रम वाले हिस्से को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा धारणा और ध्यान, जिस तरीके की आप माहौल में रहेंगे उस तरीके की आपके अंदर धारणाएं उत्पन्न होंगी, और जिस तरीके की आपके अंदर धारणा आएगी आपका ध्यान उन चीज़ों में ज़्यादा लगेगा, और जिन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा आपका सेरेब्रम, आपका जो सेरेब्रम है उसी तरीके से ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा, और जिस तरीके से आपका सेरेब्रम ट्रेंड होगा आपका व्यक्तित्व उस तरीके से होने लगेगा, आपके जो डिसीजंस हैं वो उस तरीके से निकलने लगेंगे। और यानी कि आज आप जो भी हैं, मैं आज जितना हूँ जो हूँ वो मेरे पूर्ण निर्णयों के आधार पर हूँ। क्या है कि ज़्यादातर हमारे समाज में जब हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, तो हम उसका श्रेय खुद लेते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है, और अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसका पूरा पूरा श्रेय दे देते हैं भाग्य को या फिर गॉड को, कि ईश्वर ने मेरी मदद नहीं की या मेरे भाग्य में ऐसा था। जबकि इसमें न ईश्वर का कोई हस्तक्षेप है और ना ही किसी का हस्तक्षेप है। इसके लिए पूरा पूरा जिम्मेदार, अगर अच्छे के लिए जिम्मेदार मैं हूँ तो बुरे के लिए भी जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं आज, मेरा जो आज है मेरे पूर्व में लिए गए निर्णयों के आधार पे हूँ। पूर्व में मैंने जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों के आधार पे मेरा आज का व्यक्तित्व, मेरा आज का जो समय है, मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ, तो ये सारा निर्धारित हुआ है मेरे पूर्व निर्णयों के आधार पर। मैंने पूर्व में सख्त निर्णय नहीं लिए, इसलिए जो है मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैंने बहुत सख्त निर्णय लिए हैं तो मैं उसकी वजह से भी यहाँ पर हूँ। तो जिस तरीके के आपके निर्णय होंगे उस तरीके की आपका व्यक्तित्व होगा, आपकी पोजीशन होगी समाज के अंदर। और इन सब, ये सारी जो चीज़ें हमने बताई, इन सब के आधार पे ही हमारे निर्णय होते हैं। अगर हम बचपन से ही इन सारी प्रैक्टिस को, पुनरावृत्ति, मौन, अभ्यास, स्वाध्याय, और हमारा जो आसपास का माहौल है, हमारा जो खान पान है, हमारी जो यौगिक प्रैक्टिस है, प्राणायाम, आसन हम कौन से करते हैं, उसके आधार पर हमारा सेरेब्रम, हमारा पूरा ब्रेन जो है एक्टिवेट होता है, हमारा ब्रेन ट्रेंड होता है उस दिशा के लिए। और जब हमारा ब्रेन उस दिशा के लिए ट्रेंड हो जाता है तो हम क्या है, अच्छे से निर्णय ले पाते हैं। और जब निर्णय लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो हम आज में हम होते हैं। तो ये सारी योगिक प्रैक्टिसेस थी। हमने जो है अध्ययन के लिए जो है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग उनकी फंक्शनिंग को समझा है, लेकिन फाइनली हमें यही समझना है कि ये सारा पूरा जो हमारा ब्रेन है ये संयुक्त रूप से काम करता है। यानी कि ब्रेन के एक हिस्से का जो इफेक्ट है वो दूसरे हिस्से पे होता है, और दूसरे हिस्से का तीसरे हिस्से पे होता है। यानी कि ब्रेन के जितने भी पार्ट हमने अभी तक पढ़े हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और इनके भी सब पार्ट जो हमने टोटल 7 पार्ट ऑफ ब्रेन जो हमने पढ़े हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और उन ब्रेन के प्रत्येक हिस्सा जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो उससे हमारी स्पाइन रिलेटेड है। स्पाइन से जो हमारी नर्व निकलती हैं उनसे हमारे शरीर का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग, यानी कि हमारे हाथ पैर, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, हमारी जितनी भी मसल्स हैं, हमारी जितनी भी टिश्यूज़ हैं, यानी कि हमारी एक एक सेल जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक सेल डैमेज होती है तो कुछ समय के बाद जो है वो दूसरी सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देती है, और अगर एक सेल हमारी एक्टिवेट हो जाती, अच्छे से एक्टिवेट होती है, तो धीरे धीरे जो हमारी बगल की सेल्स भी जो है एक्टिवेट होने लगती है। यानी कि हमारा पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर ब्रेन से कनेक्टेड है। और इसी तरीके से हमारे ब्रेन से जो हमारा आसपास का माहौल है वो कनेक्टेड है। यानी कि मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं, मेरी फैमिली जो है वो मेरे माइंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। फिर हमारे जो सोसाइटी, हमारा जो गांव है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से कनेक्टेड है। यानी कि ये पूरा यूनिवर्स अगर आप इसको ब्रॉड तरीके से देखें तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सिर्फ इस बात पे फोकस करना चाह रहे हैं। हमने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में योगिक प्रैक्टिस देखी, तो प्रैक्टिस हमारी लगभग यही है। आसन, अगर आप अष्टांग योग का भी बात करते हैं तो प्रैक्टिसेस सारी जो है अष्टांग योग या क्रिया योग हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अगर हम प्राणायाम की सिर्फ बात करें तो प्राणायाम भी जो है, जो हमारा ब्रेन के 7 हिस्से हैं, इन 7 हिस्सों पे काम करेगा किसी न किसी तरीके से। तो पूरा यूनिवर्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। पॉजिटिविटी, अभ्यास, वैराग्य, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के कारण ही जो है हमारा जो ब्रेन है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। और जब हमारा ब्रेन पॉजिटिविटी की तरफ जाता है तो ये पूरी सृष्टि, यानी कि हमारी दृष्टि जब पॉजिटिव होने लगती है तो पूरी सृष्टि पॉजिटिव होने लगती है। तो ये ब्रेन आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।